Assalamu alaikum dear students. Welcome to mechanics lecture number 34. In this lecture, we will discuss about conservation of energy and momentums and collision. So I am Dr. Parvez Ahmed. So चलिए आज के lecture की तरफ चलते हैं. Before to analyze all the collisions, जिस तरह हमने पिछले lecture में बात की collisions के बारे में कि collisions क्या है and during the collisions मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है या क्या क्या चीज़ हो सकती है. ठीक है. कोलिजन को हमने डिफाइन किया था कि कोलिजन्स इन द फिजिक्स दे आर सेड टू बी डन कि व्हेन द टू बॉडीज दे रिमेन इन कांटेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. कि फिजिक्स में कोलिजन से मुराद वो नहीं है जो कि आम जुबान में वो लिया जाता है कि या आम नॉर्मली आम सोसाइटी में लिया जाता है. फिजिक्स में जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ मतलब इंतहाई शॉर्ट इंटरवल के लिए कांटेक्ट में रहे तो हम कहते हैं कि द कोलिजन हैज़ बीन डन. ठीक है. सो उन कोलिजन्स को हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं और उनका एनर्जी पे मतलब मोमेंटम की कंजर्वेशन पे या एनर्जी कंजर्वेशन पे उनका क्या असर पड़ता है. इसी लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे. सो टू एनालाइज ऑल द कोलिजन्स वी हैव सम रूल्स. रूल नंबर फर्स्ट that momentum is always conserved and collisions कि किसी भी collisions के दौरान जो मोमेंटम होती है वो क्या होती है वो कंजर्व होती है. ठीक है. उसकी जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहती है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन. और ये हमारे पास इसके लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि हमारे पास दो बॉडीज है बॉडी ए एंड बॉडी बी. तो उन दोनों की जो कोलिजन है बिफोर उनकी जो मोमेंटम है बिफोर द कोलिजन that will be equal to their momentum after the collision. So it holds for all the collisions. मतलब ये तमाम के तमाम collisions के लिए मतलब ये valid है. सो इस आइडियल्स आर वेरी स्पेशल केस. मतलब जो आइडियल या स्पेशल केस हमारे पास क्या है वो है कि जब वी हैव टू वेरी हार्ड ऑब्जेक्ट. हाउ हार्ड? व्हाट इज एग्जांपल ऑफ दो हार्ड ऑब्जेक्ट? सो द एग्जांपल ऑफ दोज इज लाइक द बैलेट बॉल. ठीक है. जिस तरह के हमारे पास दो बैलेट बॉल है मतलब एक स्पेशल केस हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास दो हार्ड ऑब्जेक्ट है और उन हार्ड ऑब्जेक्ट की एग्जांपल है बैलेट बॉल. और वो ऑब्जेक्ट हम क्या कह रहे हैं कि वो जो बॉल है वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं टकराते हैं. सो हम कहते हैं इसको कि जो कोलिजन्स है उनके दरमियान वो इलास्टिक कोलिजन होगी. किस कंडीशन में वो इलास्टिक कोलिजन होगी कि टू एनालाइज द इलास्टिक कोलिजन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉलो द रूल नंबर वन दैट स्टिल होल्ड्स हियर. कि रूल नंबर वन क्या है कि जो मोमेंटम है दोनों बॉडीज की हम कहते हैं दो बॉल है हमारे पास और वो दोनों बॉल आपस में टकराते हैं. तो अगर हम कहते हैं हमने एनालाइज करना है कि कोलिजन हमारे पास क्या है. कोलिजन हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कोलिजन को एनालाइज करना है. उस पर रूल नंबर वन अप्लाई करना है जो कि स्टिल यहाँ पर वैलिड है कि दोनों बॉडीज की जो मोमेंटम है बिफोर द कोलिजन दैट शुड बी इक्वल टू आफ्टर द कोलिजन. अच्छा. फिर जो रूल नंबर टू है फॉर द आई मीन विच इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इलास्टिक कोलिजन्स. ठीक है. और वो रूल नंबर टू क्या है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी एज कंजर्व. कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व होगा. और ये हमारे पास ये वाली जो रूल्स है रूल नंबर टू है दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू इलास्टिक कोलिजन. कि अगर कोलिजन इलास्टिक है तो इस पर्टिकुलर केस में जो काइनेटिक एनर्जी है bodies की before the collision it should be equal to the kinetic energy after the collision. अब अगर ये दोनों के दोनों कंडीशंस या दोनों के दोनों रूल्स फुलफिल हो रहे हो तो जो कोलिजन हमारे पास होगा उसी कोलिजन को हम कहेंगे कि ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है. इन अदर वर्ड्स अगर मतलब मोमेंटम कंजर्व है और कोलिजन्स मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं है सो फिर हमारे पास इन दैट कंडीशन वी विल कॉल दैट द कोलिजन इज नॉट इलास्टिक. रेदर वी विल से दैट द कोलिजन इज इनइलास्टिक कोलिजन्स. ठीक है. सो ये हमारे पास स्पेशल केस है कि अगर इसमें हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है. ठीक है. मतलब जिस तरह के आप कह सकते हैं कि बिफोर द कोलिजन्स द काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन्स इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन्स. ठीक है. तो इसी कंडीशंस में हम कहते हैं कि हमारे पास जो कोलिजन है दैट इज इलास्टिक कोलिजन. दैट इज एन इलास्टिक कोलिजन्स वी शुड हैव सेड और वी शुड से दैट total kinetic energy is conserved for elastic collisions only. मतलब इलास्टिक कोलिजन के दौरान ही सिर्फ हम कहते हैं कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है
वो क्या है, वो कंजर्व रहती है, मतलब उनकी जो अमाउंट है वो है बिफोर द कोलिजन शुड बी इक्वल टू आफ्टर द कोलिजन। अब अगर हम कहते हैं कि एनइलास्टिक कोलिजन है, तो एनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है, सैंपल वर्ड्स में इसका मतलब है कि कोलिजन क्या है, कोलिजन इलास्टिक नहीं है। दैट इज वी कैन से दैट कोलिजन विच आर नॉट और विच आर एन इलास्टिक। ठीक है, कैसे मुराद वो कोलिजन है जो इलास्टिक नहीं है। व्हाट इट मीन्स, मतलब इसका मतलब क्या है कि इसमें हमने ये देखना है कि इज काइनेटिक एनर्जी कंजर्व फॉर इनइलास्टिक कोलिजन्स, कि हम ये देखेंगे कि क्या इनइलास्टिक कोलिजन के लिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व है, मतलब उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब हमने ये देखना है। सो वी कुड हैव ऑब्जर्व और वी विल ऑब्जर्व दैट नो, kinetic energy do not conserve for inelastic collisions। kinetic energy inelastic collision के लिए कंजर्व नहीं होती। फिर हमने ये देखना है एज मोमेंटम कंजर्व फॉर इनइलास्टिक कोलिजन, कि क्या इनइलास्टिक कोलिजन्स के लिए मोमेंटम कंजर्व होती है। सो द आंसर इज यस, हाँ, मतलब जवाब यहाँ पर हाँ है। सो रूल नंबर वन हमारे पास है कि हमने अगर कोलिजन्स को देखना है कि वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, तो हमने इस पे दो रूल्स अप्लाई करने हैं। पहले हमने मोमेंटम को चेक करना है कि मोमेंटम मतलब वो कंजर्व है कि नहीं है। सो हमने मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया था कि मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व इन अ कोलिजन्स, के इररिस्पेक्टिव ऑफ कोलिजन कौन सी भी है उसमें मोमेंटम हमेशा कंजर्व ही होती है। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम ये वाली जो पहली केस है रूल्स है उसको अप्लाई करते हैं कि वी हैव अ स्पेशल केस एंड विच वी हैव हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, कि हमारे पास एक हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन्स है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने डिस्कस किया इलास्टिक कोलिजन्स के बारे में, फिर हमने बात की इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में, और फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया इन इलास्टिक कोलिजन से। तो एक हमने बात की है कि इसमें जो हमारे पास मोमेंटम है वो कंजर्व होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी दैट विल नॉट कंजर्व। तो यहाँ पर एक स्पेशल केस हम ले रहे हैं कि इसमें हम कहते हैं कि वी हैव हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन्स, सो कैन एनालाइज इन वन डायमेंशन, कि हम इसको इलास्टिक कोलिजन्स को हम वन डायमेंशन में एनालाइज कर रहे हैं। सो वी हैव टाइप ऑफ हेड ऑन कोलिजन्स। ठीक है, हमारे पास हेड ऑन कोलिजन्स की मतलब टाइप्स है। सो हियर यू कैन सी दैट वी हैव बॉडीज ए एंड बी, एंड दीज बॉडीज दे आर अप्रोचिंग ईच अदर विद वेलोसिटी वी ए एंड वी बी। ठीक है, और अप्रोचिंग के बाद एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। सो आफ्टर द कोलिजन्स दे आर बीइंग डिस्पर्स। ठीक है, वो मतलब अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। बॉडी ए जा रही है विद वेलोसिटी वी ए डैश, और जो बॉडी बी है दैट्स बीन डिस्पर्स विद द वेलोसिटी वी डैश बी। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि एफ इलास्टिक, सो मतलब क्या है, मतलब इलास्टिक में हमारे पास एक कंडीशन होगी। अगर हम कहते हैं मतलब है क्या है, एफ वी से दैट एफ एन इलास्टिक, तो फिर हमारे पास कंडीशंस दूसरी होगी। ठीक है, सो टू masses colliding elastically, so we know that the masses and the initial speed, हमें masses का और इनिशियल स्पीड का पता है। बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व। ठीक है, दोनों क्या है, मोमेंटम भी कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है। सो वी हैव टू इक्वेशंस। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन है। इसके लिए फिर हमने क्या करना है, वी हैव टू डू सम अलजेब्रा। सो विद दैट वी कैन सॉल्व फॉर टू अननोन्स फाइनल स्पीड। और इसी मतलब हमने थोड़ा बहुत अलजबरा हमारे पास आएगा, और उन्हीं अलजबरा को यूटिलाइज करके हमने जो फाइनल स्पीड है उसको फाइंड आउट करना है। फिर अगेन हमारे पास एक स्पेशल केस है कि वी हैव हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन्स, वन डायमेंशन कोलिजन्स है। सो हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, वो पॉसिबिलिटीज मतलब हमारे पास क्या है कि बिफोर द कोलिजन्स वी कैन सी दैट द ऑब्जेक्ट दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, के मतलब ऑब्जेक्ट हमारे पास इस तरह है कि बॉडी बी है वो स्लो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बॉडी बी तेज़ी के साथ उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, या कंडीशन ये है कि दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है, द बॉडी मैसेज आर द सेम। बॉडी ए की स्पीड ज़्यादा है, बॉडी बी की जो स्पीड है वो कम है। सो आफ्टर द कोलिजन्स हम देखते हैं कि हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि बॉडी ए की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर जाती है, बॉडी बी की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, और सिमिलरली हम कहते हैं कि जब ये बिल्कुल एक दूसरे की तरफ आते हैं,
तो आफ्टर द कोलिजन्स बॉडी ए की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर जाती है। और सिमिलर इज द केस हेयर के जिस तरह हमने इधर बात की थी, तो यहाँ पर भी जो बॉडी बी है उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। सो बी रिमेंबर यहाँ पर ये जो वी ए वी बी है या वी ए डैश है वी बी डैश है और वन डायमेंशन वेक्टर्स, मतलब ये हमारे पास वन डायमेंशन वेक्टर्स है। अगर हम कहते हैं कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, कि अगर इलास्टिक कोलिजन है और वन डायमेंशन है और हम एक स्पेशल केस को डील कर रहे हैं कि जिसमें हम कह रहे हैं कि हेड ऑन वी हैव हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन्स। तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में हम कहते हैं कि मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि मोमेंटम ऑलवेज, मतलब हमें पता है कि हेड ऑन कोलिजन में मोमेंटम हमेशा कंजर्व होती है। दैट मीन दैट मोमेंटम बिफोर द कोलिजन्स इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन्स। तो ये हमारे पास रिलेशन है जो ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं। मोमेंटम बिफोर द कोलिजन फॉर द बॉडीज ऑफ मास ए एंड मास बी, और ये इसकी मोमेंटम है दोनों बॉडीज की आफ्टर द कोलिजन्स। यहाँ पर प्लीज़ नोट दैट के मतलब ये जो वेलोसिटीज है वी ए वी बी, दे आर द वेलोसिटीज बिफोर द कोलिजन, एंड वी डैश और वी ए डैश और वी बी डैश, ये आर बेसिकली द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन्स। एंड बी रिमेंबर दे आर ऑल इन वन डायमेंशन वेक्टर, ये हमारे पास वन डायमेंशन वेक्टर है। सो इलास्टिक कोलिजन में हम बात करते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है इट्स आल्सो कंजर्व। ठीक है, so what it mean that the kinetic energy before the collision should be equal to the kinetic energy after the collision। so दोनों के लिए हम क्या करते हैं, दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। जिस तरह हमने मोमेंटम के लिए पुट किए तो इसी तरह काइनेटिक एनर्जी के लिए बिफोर और आफ्टर द कोलिजन्स। फिर हमने क्या करना है कि हमारे पास we have two equations and these two equations we have six quantities। इन दो इक्वेशंस में हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये वाला है, और इसमें हमारे पास सिक्स क्वांटिटीज है, वेलोसिटीज है, चार हमारे पास वेलोसिटीज है और दो हमारे पास मैसेज है। सो क्लियरली वी मस्ट बी गिवन 4 आउट ऑफ 6 टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इन 6 में से हमें चार जो क्वांटिटीज है वो दिए गए होंगे और उसी को यूटिलाइज करके हमने जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। सो सॉल्व वी हैव टू सॉल्व विद केयरफुल अलजेब्रा। तो जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमने वेरी केयरफुली उसको देखना। अगर हमसे कोई गलती सरजत होती है, कोई मिस्टेक अगर होती है तो उससे मतलब वो प्रॉब्लम सही सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सो मिसाल के तौर पर ये वाली जो पहली इक्वेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको हम डिनोट करते हैं इक्वेशन नंबर 1। और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है मतलब उसको हम डिनोट करते हैं इक्वेशन नंबर 2। So now some algebra with 1 and 2, the results of which will help to simplify the problem solving। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, इनके साथ थोड़ा बहुत हम अलजेब्रिक कैलकुलेशंस करते हैं ताकि हमें इससे जो आगे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें आसानी हो। ठीक है, सो वी रीराइट इक्वेशन 1 एज, थोड़ा सा जो इक्वेशन 1 है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। मतलब जो ये वाली है मास ए है, जो जहाँ पर मास ए इन्वॉल्व है, जहाँ पर मास बी इन्वॉल्व है, उनको हम एक साइड पे लेके आते हैं। मास ए वाले इस साइड पे लेके आते हैं, मास बी वाले को इस साइड पे लेके जाते हैं। सो फिर इस इक्वेशन में हम मास ए को कॉमन लेते हैं और सिमिलरली इस साइड से मास बी को कॉमन लेते हैं। मतलब इस इक्वेशन को थोड़ा बहुत हमने सिंप्लीफाई किया। सेम जो कंसेप्ट है वी विल यूटिलाइज विद दिस इक्वेशंस। यहाँ पर देखो 1/2 कॉमन है तो तमाम साइड से हम इसको कॉमन लेते हैं, सो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर ए वाली टर्मिनोलॉजीज़ को एक साइड पे और बी वाली टर्मिनोलॉजीज़ को दूसरे साइड पे, और जिस तरह हमने कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ किया सिमिलर कंसेप्ट हम इसी इक्वेशन में भी यूज़ करेंगे। सो वी गेट इक्वेशन नंबर बी, मतलब हमारे पास इक्वेशन ए और इक्वेशन बी आ जाएगा। फिर हमने मज़ीद अलजबरा करना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, ये देखिए ये हमारे पास दिस इज़ इक्वेशन नंबर बी वाइल दिस इज़ इक्वेशन नंबर ए। अब हमने क्या करना है कि वी हैव टू डिवाइड इक्वेशन बी बाय इक्वेशन ए। इसी इक्वेशन बी को हमने डिवाइड करना है इक्वेशन ए से। सो वी विल गेट दिस रिलेशंस। जब हम इक्वेशन बी को डिवाइड करेंगे इक्वेशन ए से, सो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, दैट इज वी वी ए प्लस वी डैश ए इज इक्वल टू वी बी प्लस वी डैश बी। आर इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी डैश बी माइनस
VA dash, that we can write that is equal to minus N2 VA dash minus VB dash, that we can call equation number 3. सो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इस इक्वेशन का मतलब यह है कि रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन्स इज इक्वल टू माइनस रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन्स, ठीक है। और इसी यही हमारे पास है इलास्टिक हेड ऑन वन डायमेंशन कोलिजन, मतलब ये जो पॉसिबिलिटी है दैट इज ओनली एन इलास्टिक हेड ऑन वन डायमेंशन कोलिजन्स, ठीक है, कि ये सिर्फ हमारे पास जो इलास्टिक वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन है सिर्फ उसी के लिए वैलिड है कि मतलब वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर वो सेम है, सिर्फ उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। माइनस इज बेसिकली फॉर चेंज एंड डायरेक्शंस, ठीक है, चेंज एंड डायरेक्शन के लिए माइनस है। तो समरी में हमारे पास क्या है कि वही हम बात करते हैं कि वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन है। सो रेदर देन डायरेक्टली यूज मोमेंटम कंजर्वेशंस plus kinetic energy conservations, it's often convenient to use momentum conservations, मतलब कि जो रिलेशन है हमारे पास, ठीक है, और उसकी हमारे पास जो अलजबरा है, मतलब ऐसे ही है कि हम ये वाली जो कैलकुलेशन यूज़ करें कि पहले हम मोमेंटम कंजर्वेशन वाली यूज़ करें, फिर काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन वाली इक्वेशन यूज़ करें। हम डायरेक्टली ये जो इक्वेशंस हमारे पास आई है हम इसी इक्वेशंस को मतलब यूज़ करते हैं जो इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन की जो इक्वेशंस है हम इसको यूज़ करें अलॉन्ग विद दीज इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 3, मतलब हम इसको यूज़ करेंगे मतलब ये कि 1 and 3 are equivalent to momentum conservations plus kinetic energy conservations, ठीक है। Since 3 was derived from these conservation laws, so मतलब ये यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये देखें कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशंस की रिलेशंस है, ठीक है, और यूज दीज अलॉन्ग विद दीज इक्वेशंस, ठीक है, इसको हम इन इक्वेशन के साथ यूज करते हैं इक्वेशन 3 के साथ, और इसको हम यहाँ पर मेंशन करें कि 1 and 3 आर इक्वलेंट टू मोमेंटम कंजर्वेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशंस। क्यों इक्वल है? बिकॉज 3 वाज डिराइव्ड फ्रॉम दीज कंजर्वेशन लॉज, ये जो तीन इक्वेशन नंबर 3 है ये हमने इन कंजर्वेशन लॉ से ही डिराइव किया है, ठीक है। अब हमारे पास बैलेट बॉल की एक एग्जांपल है कि दो बैलेट बॉल है, बॉल ए एंड बॉल बी, एक की वेलोसिटी है v है, दूसरी की वेलोसिटी, एक की वेलोसिटी v है, दूसरी की वेलोसिटी 0 है। हमारे पास क्वांटिटीज गिवन है कि दोनों की मासेस सेम है, वेलोसिटी जो है ए की वेलोसिटी गिवन है, बी की वेलोसिटी 0 है। तो हमने वी डैश को फाइंड आउट करना है और इसके साथ ही हमने वी डैश मतलब जो वेलोसिटी है आफ्टर द कोलिजन्स मतलब बॉडी ए और बॉडी बी की, वो हमने फाइंड आउट करनी है। वही मतलब केस है कि हमने कहा था कि 6 क्वांटिटीज आर बीन इन्वॉल्व, सो इफ द 4 आर नोन सो वी कैन फाइंड आउट द अदर 2, ठीक है। सो मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए हमारे पास रिलेशंस है वो ये है। अब इसी में वैल्यू पुट करें सो वी विल गेट समथिंग वेरी आई मीन वी विल गेट सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है, इन अलजेब्रिक सिंप्लीफाइड फॉर्म that we say we can have the masses, that is the masses will cancels, कि एक तो ये क्वांटिटी 0 है, so 0 multiply by anything equal to 0, so we have this relations m v is equal to m v a dash plus m v b dash, तो m कॉमन है, m will be cancelled, so we get equation number 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आएगा, then relative velocity results for elastic head on collisions, ठीक है, वो हमारे पास है, तो दैट इज इक्वल टू v माइनस 0, दैट इज इक्वल टू वी बी डैश माइनस वी ए डैश, इसको हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2। So solve equation number 1 and 2 simultaneously for V A dash and V B dash. We get V A dash equal to 0 and V B dash equal to V। अब इसका क्या मतलब है? बॉल 1, जो बॉल 1 है टू रेस्ट, बॉल 2 मतलब जो बॉल 1 है आफ्टर द कोलिजन्स वो बॉल 1 क्या है, वो रेस्ट में आ जाता है, while ball 2 moves with the original velocity of ball 1। मतलब ये जो हमारे पास कैलकुलेशंस है, जो वैल्यूज है, अब यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट निकल आता है
वो रिजल्ट ये है कि जो कैलकुलेशंस हम करते हैं उससे ये नतीजा आस होता है कि आफ्टर द कोलिजन्स मतलब जो बॉल ए है वो क्या है, वो रेस्ट में आ जाता है, और जो बॉल बी है वो ये जो बॉल वन है उसकी वेलोसिटी के साथ वो एक्सेलरेट हो जाता है। मतलब आफ्टर द कोलिजन्स वी से दैट द वेलोसिटीज आर इंटरचेंज, कि वेलोसिटी वो इंटरचेंज हो जाती है, कि जो इनिशियल वेलोसिटी बॉल बी की थी वो ए की हो जाती है और जो ए की थी वो बी के हो जाएगी। ठीक है। सो मतलब जो बिफोर वाली कंडीशन थी वो ये थी और अब बाद में वो ये हो गया। सो अनइक्वल मासेस, अगर दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि अनइक्वल मासेस एंड वी हैव टारगेट एट रेस्ट, अगर ये कंडीशन हमारे पास है क्या, और ये हमारे पास एक वेरी आम सी और प्रैक्टिकल सिचुएशंस है फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्ट्राइक ए सेकेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। एट रेस्ट, कि हमारे पास एक बॉडी मूव कर रहा हो और दूसरा बॉडी वो रेस्ट पे हो, और रेस्ट में आपको पता है वेलोसिटी हमारे पास वो ज़ीरो होती है। सो हम इज्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट हैव अनइक्वल मासेस, कि दोनों जो मासेस है वो अनइक्वल है, एंड दैट द कोलिजन इज इलास्टिक वन एंड अकर अलोंग ए लाइन, कि दो मासेस है हमारे पास, एक रेस्ट पे है और दूसरा उसके साथ मतलब मोशन में उसके साथ टकराता है, लेकिन दोनों की मासेस है वो क्या है, मासेस वो डिफरेंट है। सो हमने क्या करना है, और दोनों मासेस एक लाइन में वो पड़े हैं, सो हमने फाइंड आउट क्या करना है, डिराइव इक्वेशंस फॉर वी डैश बी। ठीक है, जो बॉडी बी की वेलोसिटी है उसके लिए हमने रिलेशन डिराइव करना है, और सिमिलरली हमने वी ए डैश के लिए रिलेशन डिराइव करना है इन टर्म ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वी ए, अब मास इज एम ए एंड द मास इज एम ए एंड एम बी। ठीक है, हमने इन टर्म्स में मतलब क्या हुआ, एक रिलेशन को डिराइव करना है। बी सेक्शन में हमने क्या करना है, डिटरमाइन द फाइनल वेलोसिटी एट द मूविंग ऑब्जेक्ट इज मच मोर मैसिव देन द टारगेट, दैट इज we have to apply the condition that is mass A is very very greater than mass B। फिर सी पे हमने क्या करना है, दैट इज वी हैव टू डिटरमाइन the final velocities of the object if the moving object is much less massive than the target, that is mass A is very very smaller than mass B। मतलब ये हमारे पास मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ है कि उन पॉसिबिलिटीज़ को यूटिलाइज करके जो हमारे पास इक्वेशंस है फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो जो सिंप्लीफाइज इक्वेशंस है उनमें हम उसके अंदर हमने ये पॉसिबिलिटीज़ पुट करनी है और हमने अलजबरा को सॉल्व करना है। सो ये जो रिक्वायर्ड टर्मिनोलॉजीज़ है वी विल गेट दैट अकॉर्डिंगली, हम उसको गेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हमारे पास है दैट ऑफ न्यूक्लियर कोलिजन्स, के न्यूक्लियर कोलिजन में बेसिकली क्या होता है कि वी हैड एन अल्फा पार्टिकल्स with a proton, and proton has a velocity that is denoted by vp। ठीक है। So after hitting the alpha particles with a proton, so both of them they are being accelerated in the opposite directions। ठीक है। So what we have, a proton of mass 1.01 unified atomic mass unit traveling with a speed of 3.60 and 10 raised to the power 4 meter per second has an elastic head-on collision with the helium, a nucleus which has a mass equal to 4.0 amu, that is initially at rest, just like you can see it here in this particular figure। So what are the velocities of the protons and the helium nucleus after the collisions? मतलब ये वही हमारे पास केस है कि जिस तरह के प्रीवियस एग्जांपल में हमने डिस्कस किया कि एक हेवी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है और एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट उसके साथ आके टकराती है। ठीक है, लेकिन टकराने के बाद जो हेवियर ऑब्जेक्ट है वो भी सर्टेन एक्सेलरेशन के साथ, सर्टेन वेलोसिटी के साथ मूव करने लगता है, और जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट है वो रिकॉल बैक होता है और उसकी भी एक सर्टेन वेलोसिटी है। तो हमने दोनों वेलोसिटीज को कैलकुलेट करना है। सो व्हाट आर द वेलोसिटीज ऑफ द प्रोटॉन एंड द हेलियम न्यूक्लियस आफ्टर द कोलिजन। सो आफ्टर द कोलिजन ये जो वेलोसिटीज है हमने इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। assume the collision take place and nearly empty space, मतलब हमने empty space को मीडियम कंसिडर करके उसके अंदर ये कैलकुलेट करना है। so that's all for this lecture, hope you enjoy the lecture, thanks for watching, see you in next lecture very soon, till then bye bye।